कोरोना काल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए और करीब घंटे भर अमित शाह के साथ बातचीत की। बाहर निकले तो कहा उद्धव ठाकरे की सरकार अपने आप गिरने वाली है, बीजेपी की सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि बाहर निकलकर फडणवीस ने कहा कि शाह के साथ उनकी मुलाकात गैर राजनीतिक थी। उनकी दिल्ली यात्रा का मकसद प्रदेश के चीनी उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की मांग करना था। फडणवीस ने कहा कि हम राज्य सरकार को अस्थिर करने के इच्छुक नहीं हैं। ये समय कोरोना वायरस से संघर्ष का है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है कि सरकार अपने अंतर्विरोध में है और हम देखेंगे कि ये कब गिरती है। असल में सरकार सहकारी बैंकों पर लगाम लगाकर शरद पवार को पहले ही बड़ा झटका दे चुकी है और अब कोशिश महाराष्ट्र में शुगर लॉबी को तोड़ने की है, जो शरद पवार का सबसे मजबूत हथियार है। इसलिए फडणवीस महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़े और एनसीपी कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं रणजीत सिंह निम्बालकर, हर्षवर्धन पाटिल, धनंजय महाडिक, विनय कोरे और जय कुमार गोरे को लेकर दिल्ली आए हैं। बता दें कि पश्चिमी महाराष्ट्र का चीनी उद्योग ही एनसीपी की असली ताकत है। सहकारी बैंकों के बाद अगर सरकार चीनी उद्योग में कुछ करती है तो शरद पवार लगभग निहत्थे हो जाएंगे। शायद बीजेपी ऐसा ही चाहती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जुगाड़ वाली सरकार बनाने से लेकर हर बड़े फैसले शरद पवार की मर्जी से ही होते हैं। मतलब ये कि उद्धव एक तरह से पवार के हाथों की कठपुतली हैं, जिसकी डोर पवार के हाथों में है। लगे हाथ फडणवीस ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि उन्हें दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय राजनीति में किसी भूमिका के बारे में जानकारी दी है। हालांकि लंबे समय से ये चर्चा चली आ रही है, महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को भाजपा केंद्र में मंत्री बना सकती है। हाल ही में प्रदेश में बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया पूरी हुई है और जल्द ही केंद्र में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल होने की संभावना है। चर्चा है कि बीजेपी की योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाकर उन्हें संगठन में सक्रिय करने और उनकी जगह मंत्री पद पर नए चेहरों को मौका देने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश की विदेश नीति पर सवाल उठाना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के सवालों का न सिर्फ सिलसिलेवार जवाब दिया, बल्कि उन्हें आईना भी दिखा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान अमेरिका, यूरोप सहित प्रमुख ताकतों के साथ हमारा महत्वपूर्ण गठजोड़ मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हम राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी पर विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निश्चित तौर पर एक तरफ बालाकोट और उरी, दूसरी तरफ शर्म अल शेख, हवाना और 26/11 के बीच अंतर है। इस बारे में स्वयं से पूछें। राहुल गांधी के वीडियो संदेश को लेकर जयशंकर ने जोरदार निशाना साधा और उनके वीडियो को टैग करते हुए अपने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए बिंदुवार उनके आरोपों का जवाब दिया। राहुल ने अपने वीडियो संदेश में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पिछले 6 वर्षों में भारत विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के संबंध में परेशान और बाधित रहा। राहुल ने वीडियो में अपने विचार रखे कि क्यों चीन आक्रामक हो गया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार के दौरान देश कमजोर हुआ है। और विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी ने विदेश नीति पर सवाल पूछे हैं, यहाँ पर कुछ उत्तर हैं। हमारा महत्वपूर्ण गठजोड़ मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान के साथ शिखर वार्ता और अनौपचारिक बैठकें होती रहती हैं। चीन के साथ हम राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। विश्लेषकों से पूछें, उन्होंने कहा कि भारत अब अधिक खुले मन से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दक्षिण चीन सागर और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के बारे में बातें करता है। इस बारे में मीडिया से पूछे। विदेश मंत्री ने कहा, कुछ तथ्य हमारे पड़ोसियों के बारे में भी। श्रीलंका और चीन के बीच 2008 में हब्बनटोटा बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ। उनसे पूछें जो इससे निपट रहे थे। मालदीव के साथ कठिन संबंध, जब 2012 में भारत राष्ट्रपति नाशीद की सरकार को गिरता देख रहा था। और चीजें बदली हैं, हमारे कारोबारियों से पूछें। बांग्लादेश के बारे में जयशंकर ने कहा, 2015 में भू सीमा मुद्दा सुलझने के बाद अधिक विकास और पारगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब वहां आतंकवादियों के लिए पनाहगाह नहीं है।
हमारे सुरक्षा बलों से पूछें। पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने को रेखांकित करते हुए जयशंकर ने कहा कि नेपाल में 17 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा होती है। ऊर्जा, ईंधन, अस्पताल, सड़क सहित अनेक विकास परियोजनाएं बढ़ती हैं। उनके नागरिकों से पूछें। उन्होंने कहा कि भूटान अब भारत को एक मजबूत सुरक्षा और विकास भागीदार पाता है। अब वे 2013 के विपरीत अपनी रसोई गैस के बारे में चिंता नहीं करते। भूटान के परिवारों से पूछें। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में सलमा बांध और संसद जैसी परियोजनाएं पूरी होती हैं, प्रशिक्षण कार्य और कनेक्टिविटी बढ़ती है। अफगानिस्तान से पूछें। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब परस्ती के हो गए हैं। अमेरिका से भी वर्तमान संबंध लेन देन पर आधारित है। रूस से भी हमारा संबंध संकटग्रस्त हुआ है। यूरोपीय राष्ट्रों से भी हमारे संबंध मतलब परस्ती के हो गए हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का असर मध्य प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर में भी दिखा, लेकिन सचिन पायलट जो करने का इरादा रखते हैं उसका असर कई राज्यों में दिख सकता है। सचिन पायलट ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और उनमें कड़ियों को जोड़ने में लगे हैं, जो या तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या फिर कांग्रेस से किनारे लगा दिए गए। और ये सब सचिन अपनी नई पार्टी बनाकर करेंगे। उनके निशाने पर फिलहाल कांग्रेस के वे युवा नेता हैं जो राहुल गांधी की टीम में हुआ करते थे, लेकिन सोनिया गांधी की वजह से उन सब को किनारे लगा दिया गया। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अपनी अलग पार्टी बनाने को लेकर संभावनाएं टटोल रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े जिन लोगों से संपर्क की चर्चाएं हैं उनमें मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम से लेकर पूर्व सांसद प्रिया दत्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद का नाम लिया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि पायलट ने हरियाणा के विधायक व पूर्व मंत्री कुलदीप बिश्नोई से भी संपर्क किया। दूसरी ओर जिन नामों की चर्चा है उनमें हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा भी हैं। हालांकि ये दोनों ही अब कांग्रेस में नहीं हैं। अशोक तंवर को जहां हरियाणा चुनावों से पहले कांग्रेस से निकाला गया, वहीं संजय झा के खिलाफ पार्टी ने हाल ही में सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रोचक है कि नई पार्टी के सिलसिले में जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग राहुल गांधी की टीम या फिर किसी जमाने में उनकी गुड बुक का हिस्सा रहे हैं। सूत्र बताते हैं बेशक ऐसा हो सकता है। जितने भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वे अपेक्षाकृत युवा हैं और उनके सामने करियर और उम्र दोनों ही पड़े हैं। राजनीति में अगर कोई आता है तो काम करने के लिए आता है, जो फिलहाल कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि आज जरूरत एक क्रेडिबल चेहरे की है जो पायलट कहीं न कहीं बन सकते हैं। दूसरा, सचिन पायलट ने अपनी पहचान एक जमीनी नेता की बनाई है। वे भीड़ खींचना जानते हैं। ये चीजें उनसे जुड़ने वाले लोगों के लिए अहम फैक्टर बन सकती हैं। हालांकि संजय निरुपम ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सचिन से उनकी बात हुए भी महीनों हुए। निरुपम का कहना था कि हम राहुल गांधी के कमान संभालने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे सामने आएंगे हम सब काम पर लग जाएंगे। राजस्थान के घटनाक्रम पर उनका ये कहना था कि अशोक गहलोत कहते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से पायलट से उनका संवाद नहीं था। ये अफसोसनाक है और इस संवेदनहीनता को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये तो दिल्ली से भेजे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों को देखें। संजय निरुपम का कहना था कि कांग्रेस से निकलकर पहले भी लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन कुछ एक मामलों को छोड़ दें तो कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं हुई। जहां कामयाबी मिली वे सब क्षेत्रीय दल बनकर रह गए। इन प्रयासों से राज्यों की आकांक्षाओं को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।